करना है। आपको बस 60-70% भी करेंगे तो आपके लिए एक सीट तो रिजर्व है ही है। अब बात आती है कि अगर 60-70% कर रहे हैं, 30% छोड़ रहे हैं, तो 125 मार्क्स लेके डिसअपॉइंट होने से बेहतर यही है कि मैं 50% ही पढ़ूँ। जैसे कि मैंने कहा 50% वो मैं, सो ऑब्वियसली आपका स्कोर 299 प्लस ऑल इंडिया रैंक 456 के अंदर ही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट इसके लिए दो टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट वन इज योर समर्पण एंड सेकेंड वन इज योर स्थिरता। समर्पण इन द सेंस कि आपके एफर्ट्स जो अंत तक बने रहने चाहिए, आपका डेडिकेशन आपके पढ़ाई के प्रति। एंड सेकेंड वन इज योर स्थिरता। स्थिरता यानी आपको प्रोसेस में रहना है, आपको कभी प्रवाह से बाहर नहीं होना। यस ऑलवेज डिमांड्स हियर। Your first S letter is stands for success and last S letter is stands for sacrifices. हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप जाधव। इनकी कहानी थोड़ी सी खास है। इन्होंने शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यादगिरी से अपना बीएमएस कंप्लीट किया। ये थोड़े एवरेज स्टूडेंट थे, मगर फिर भी इन्होंने सिर्फ 6 महीने की तैयारी करके ऑल इंडिया में 456 रैंक लाया और तिलक आयुर्वेदा कॉलेज में सर्जरी की सीट हासिल की है। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने में एक एवरेज स्टूडेंट ने ऑल इंडिया में रैंक 456 लाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन डॉक्टर संदीप। जी मैं बिल्कुल, मैं आपसे बधाई लेना पसंद करूंगा। बट उसके पहले फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर अजीत पाटिल सर एंड होल द टीम ऑफ आयुर्गाइड, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इस कामयाबी से मिलाने के लिए जितनी मेरी मेहनत लगी है, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत पाटिल सर और पूरी टीम की थी। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, देन थैंक यू मैम फॉर योर वेल विशेस, एंड थैंक यू सो मच पाटिल सर की फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इसके काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा और आज मुझे मौका दिया। सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल संदीप, बहुत सही बात कही। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने का जो पीजी करने का जी उद्देश्य था वो पहले से था या फिर बाद में बना कि मुझे पीजी करना ही है? जी मैम, एक्चुअली मैंने एआईपीजी का अटेम्प्ट दो बार दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 में और सेकंड अटेम्प्ट 2023 यानी कि इस साल। जब प्रीवियस ईयर मैंने मेरे इंटर्नशिप के साथ अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम मेरा उद्देश्य क्लियर नहीं था। उसका रीजन भी यही है, सेम रीजन, कि इंटर्नशिप की ड्यूटीज और एआईपीजीटी का प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच में जो समन्वय बनाना पड़ता है, उसमें मैं लास्ट ईयर नाकामयाब रहा। जिसकी वजह से मैं एआईपीजीटी नामक समंदर में छलांग तो लगा ली थी, बट उस प्रवाह से बहुत जल्दी बाहर हो गया। सो मैक्सिमम मुझे लगता है लास्ट ईयर भी मैंने क्लासेस किसी अलग प्लेटफॉर्म से ज्वाइन की थी, वहां पे 2 या 3 महीने ही मैंने क्लासेस किए थे। उसके बाद मैं प्रवाह से आउट हो गया, बिकॉज इतना सारा वास्ट सिलेबस मुझसे नहीं हो पाएगा ये सोचते हुए। सो लास्ट ईयर मेरा कोई उद्देश्य क्लियर नहीं था। बट दिस टाइम 2023 में प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही मेरा उद्देश्य क्लियर था। मेरा लक्ष्य हमेशा मेरे आंखों के सामने था। और हर दिन मैं सर की बोली वाली एक बात हमेशा खुद को समझाता था कि संदीप, तेरा कंपटीशन किसी भी स्टूडेंट से नहीं है, तेरा कंपटीशन सिर्फ तेरे एक सीट से है। और किसी भी हालत में मुझे मेरे लिए एक सीट रिजर्व करनी ही है। सो दिस टाइम मेरा उद्देश्य, मेरा गोल मेरे आंखों के सामने था, वो क्लियर था। बिल्कुल सही बात है। हमारा कंपटीशन सिर्फ उस एक सीट के लिए होता है और बाकी किसी के लिए नहीं होता है। जैसा कि आपने कहा कि लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया था, तो आपका कितना स्कोर बना था लास्ट ईयर? सो मेरा लास्ट ईयर का जो स्कोर था 2022 का, वो मेरा स्कोर था 148 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक थी 6536। एंड दिस टाइम 2023 में मेरा स्कोर है 299 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक है 456। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, आपकी मेहनत ही है जिन्होंने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आपके पिछले साल के मार्क्स और इतने इस साल के मार्क्स में। अच्छा डॉक्टर संदीप, आपने तैयारी कब शुरू की थी? एक्चुअली मैम, मैंने पढ़ाई काफी लेट, काफी से बेहतर यही कहूंगा कि मैं काफी काफी लेट शुरू की थी। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, मेरा स्कोर 148 मार्क्स थे। सो लास्ट ईयर 2022 में अबव 109 जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सभी एलिजिबल थे। सो मैंने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड होने तक का वेट किया था, जहाँ पे मैंने मेरा मैक्सिमम टाइम लॉस किया था, जिसकी वजह से मैंने काफी लेट क्लासेस ज्वाइन किए थे। आज भी मुझे याद है, इसी साल के 2023 के 23 जनवरी को मेरी सर से फर्स्ट टाइम बात हुई थी क्लासेस ज्वाइन करने से रिलेटेड, और उसके बाद मैंने 1 फेब से क्लासेस ज्वाइन की। सो मेरा जो ड्यूरेशन रहा वो 1 फेब से लेके 31 जुलाई तक, यानी कि एग्जाम डेट तक, टोटल 181 डेज, 6 मंथ का मेरा स्टडी ड्यूरेशन रहा। ओके। बट आपने रिपीट किया क्यों था? जी मैं बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर मैं मेरे अनुभव के अनुसार देना पसंद करूंगा। फर्स्ट तो दो जेन्यून रीजन है जिसकी वजह से मुझे रिपीट करना पड़ा। फर्स्ट रीजन ये है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लास्ट ईयर इंटर्नशिप की ड्यूटीज और पढ़ाई, एपीजीटी का प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच में समन्वय बना पाना, इसमें मैं नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से मुझे रिपीट करने की नौबत आई। सेकेंड जेन्यून रीजन ये है कि मैं प्रवाह से बहुत जल्दी हट गया था लास्ट ईयर। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सोच के बहुत जल्दी ही शुरुआत में ही हार मान ली थी, जिसकी वजह से मुझे रिपीट करना पड़ा। ये मेरे दो जेन्यून रीजन है। इसके अलावा कुछ मेरे अनुभव है जिनके बाद, ये फेस करने के बाद मुझे लगा कि शायद पीजी करना ही उचित रहेगा। सो आफ्टर इंटर्नशिप कंप्लीशन मैंने आरएमओशिप ज्वाइन की थी।
तो वहां पे मुझे हमेशा कुछ क्वेश्चन सताते थे। वहां के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक पहला प्रश्न ये था कि मुझे हमेशा लगता था कि एज अ आरएमओ मैं यहाँ पर किसी के अंडर में जो भी स्किल्स या फिर टेक्निक्स परफॉर्म कर पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, ये अभी के टाइम पे ठीक है, बट आगे फ्यूचर में जब मेरा ओन सेटअप होगा उस टाइम पे क्या यही सभी स्किल्स टेक्निक्स मैं एज ए बीएमएस परफॉर्म कर पाऊंगा? क्या क्या ऑफिशियल अथोराइजेशन इन चीजों का मेरे पास एज ए बीएमएस है क्या? ये प्रथम प्रश्न। द्वितीय बात ये थी जो मुझे हमेशा सताती थी, वो ये कि जैसे कि हम कहाँ पर आरएमओशिप ज्वाइन करते हैं तो हमेशा हमारे लिए कोई प्रेरणादायी स्रोत बनता है, कोई कंसल्टेंट बनते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। तो मेरे भी ऐसे एक रोल मॉडल थे आरएमओशिप के टाइम पे, तो उनको देखते हुए मुझे हमेशा लगता था कि मेरा भी फ्यूचर इनके जैसा होना चाहिए। बट थोड़ा बारकाई से देखता तो मुझे हमेशा यही लगता था कि आज वो जिस मुकाम पे बैठे हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया है, किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन लाया है, अर्थात उन्होंने एक पीजी की है, किसी एक चीज में स्पेशलिटी लेके आए तभी जाके उस मुकाम तक पहुंच पाए। और शायद मेरा भी फ्यूचर मुझे वैसा ही चाहिए, तो मुझे मेरे एजुकेशनल लेवल पे और थोड़ा अपग्रेडेशन की जरूरत है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे पीजी करना चाहिए। और सबसे अहम बात ये प्रश्न मुझे हमेशा सताता था कि एज अ आरएमओ आज मुझे इतनी इनकम मिल रही है जिससे मेरे अभी के इस टाइम के रिक्वायरमेंट्स नीड्स फुलफिल हो पा रहे हैं, बट फ्यूचर में आफ्टर 3 to 4 years क्या यही सैलरी मेरे मेरे फैमिली की सभी नीड्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएगी क्या? इसको जब गहराई से देखता तो मुझे लगता था कि एक फाइनल कंक्लूजन यही मिला इन तीनों प्रश्नों को देखते हुए कि प्रैक्टिस तो लाइफ टाइम करनी है, प्रैक्टिस तो लाइफ टाइम कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन लाइफ टाइम नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगा कि एक मौका खुद को प्रूफ करने के लिए मुझे देना चाहिए, इसलिए मैंने रिपीट करना उचित समझा। और जैसा कि हम हमेशा सुनते हैं कि यस ऑलवेज डिमांड्स यस, here first S letter is stands for success and last S letter is stands for sacrifices. Success always demands sacrifices. अभी के टाइम पे प्रैक्टिस की तरफ टेम्पररी किया गया सैक्रिफाइस लाइफ टाइम एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनने के लिए एक काफी अहम रोल प्ले कर सकता है। अभी के टाइम पे एज अ मैं जो भी इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहा हूँ उसके प्रति टेम्पररी किया गया सैक्रिफाइस लाइफ टाइम एक सिक्योर हाई क्वालिटी वाली एक इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। सो इन सब कंक्लूजन के बाद मुझे लगा कि अभी शायद मुझे खुद को एक मौका देना चाहिए, जिसके बलबूते पे मैंने रिपीट करना ही उचित समझा। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर आप उस वक्त उस चीज में फंस जाते तो आज आप सर्जरी किसी नहीं ले पाते। एंड ऑलवेज हमें कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, प्लस कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट भी देना ही पड़ता है टू गेट समथिंग। अच्छा डॉक्टर संदीप, कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अगर हमने क्लासेस लेट ज्वाइन किए, जैसे कि आपने लेट ज्वाइन किया था, हाँ तो स्कोर अच्छा बन सकता है? जी मैम, एक या दो शब्द में आंसर देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि ऑब्वियसली यस। जैसे कि मैंने कहा, फेब में मैंने क्लासेस ज्वाइन किए, जुलाई में एग्जाम हुआ, टोटल 6 मंथ का ड्यूरेशन रहा। इस 6 मंथ में अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट 299 मार्क्स 456 रैंक लेके आ सकता है, तो अगर मान लो आपने नवंबर दिस मंथ में भी अगर क्लासेस ज्वाइन किए तो यू आर हैविंग 50% मोर टाइम देन मी। नवंबर दिसंबर जनवरी यू आर हैविंग 50% मोर टाइम देन मी, सो ऑब्वियसली आपका स्कोर 299 प्लस ऑल इंडिया रैंक 456 के अंदर ही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट इसके लिए दो टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट वन इज योर समर्पण एंड सेकेंड वन इज योर स्थिरता। समर्पण इन द सेंस कि आपके एफर्ट्स जो अंत तक बने रहने चाहिए, आपका डेडिकेशन आपके पढ़ाई के प्रति। एंड सेकेंड वन इज योर स्थिरता। स्थिरता यानी आपको प्रोसेस में रहना है, आपको कभी प्रवाह से बाहर नहीं होना। जो मैंने गलती की थी प्रवाह से बाहर होकर लास्ट ईयर, वो आपको नहीं करना है। अगर आपका समर्पण और आपकी स्थिरता रहे तो डेफिनेटली आपका स्कोर 299 प्लस ही रहेगा और आपका ऑल इंडिया रैंक 456 के अंदर ही आएगा, बिकॉज यू आर हैविंग मोर टाइम देन मी। एब्सोल्युटली डॉक्टर संदीप। अच्छा, आप जब लेट शुरू किया था तो पूरा सिलेबस इफेक्टिवली कवर कैसे कर सकते हैं हम लोग कम समय में? जी मैम, मैं एक्चुअली आपके प्रश्न को दो हिस्सों में पहले तोड़ूंगा। जैसे कि पहले आपने कहा आपके प्रश्न की पूरा सिलेबस, वो एक बात हुई। और सेकंड प्रश्न में ये कहूंगा कि इफेक्टिव सिलेबस कवर करना है फिर इफेक्टिव स्टडी। तो पहले तो मैं बात करूंगा पूरे सिलेबस के ऊपर। तो एक लॉजिक के अनुसार सोचिए, 480 मार्क्स का पेपर है, टोटल 100% यानी कि 480 मार्क्स। तो हमें तो कोई कहता नहीं कि आपको पूरा 100% ही पढ़ना है। मान लो किसी कारणवश आपके पास पर्याप्त समय नहीं मिला और आपने सिर्फ 70% ही सिलेबस कवर कर पाए। अगर 480 मार्क्स को 100% है तो 70% को होता है 330 प्लस, टू बी एग्जैक्ट 336 मार्क्स होते हैं। तो अगर आप गत वर्ष का अगर रिजल्ट निकाल के देखेंगे, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट 300 प्लस है उसका लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो फिक्स है, उसके लिए एक ना एक सीट तो रिजर्व है ही है। तो फिर आपको 70% करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इससे भी डेप्थ में जाकर अगर कहूँ तो मैं खुद का एग्जांपल देके कहूंगा कि मेरा स्कोर था 299 मार्क्स। अगर उसको परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे 100% को 480 मार्क्स तो 299 मार्क्स को देखेंगे तो सिर्फ 62% ही वो स्कोर बनेगा। इवन दो मेरा 62% ही स्कोर आया, उसके बावजूद फर्स्ट राउंड में ही ऑल इंडिया कोटा से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करना है। आपको बस 60-70% भी करेंगे तो आपके लिए एक सीट तो रिजर्व है ही है। अब बात आती है कि अगर 60-70% कर रहे हैं
30% छोड़ रहे हैं तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए है इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी इन द सेंस, मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे कि मैंने लेट क्लासेस ज्वाइन किए थे, और मेरे स्ट्रेटेजी के 3 प्रिंसिपल थे जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे खुद के साथ किए गए कमिटमेंट भी थे। सो मेरा प्रथम प्रिंसिपल ये था कि मैं हमेशा, मुझे इतना तो पता था कि एपीजीटी का जो भी सिलेबस है वो काफी वास्ट, तो मेरा प्रथम उद्देश्य यही था कि मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करूंगा, ना कि क्वांटिटी। ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल ये था कि मैं हमेशा मेजोरिटी ऑफ प्रश्न के साथ की एक्यूरेसी बढ़ाने के पीछे भागूंगा, ना कि रेयर प्रश्न के साथ खेलने में खुद की एनर्जी को व्यतीत करूँ। मेरा थर्ड प्रिंसिपल ये था कि समर्पण। समर्पण इन द सेंस कि मैंने खुद से एक कमिटमेंट कर लिया था कि इस प्रिपरेशन के दौर में मुझे जितना भी टाइम मिले, चाहे 6 मंथ मिले, 8 मंथ मिले, 10 मंथ मिले, 1 साल मिले, इस दौर में मैं खुद को इतना समर्पित करूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद मुझे कभी भी 1% के लिए भी गिल्ट फील नहीं होनी चाहिए कि संदीप थोड़ा सा प्रयास कर लेता तो शायद हो जाता। ये गिल्ट मुझे लाइफ टाइम में कभी कभी भी फील नहीं होनी चाहिए। ये सोचते हुए ने मैंने मेरा एफर्ट्स, मेरा समर्पण स्टार्टिंग से 5 मंथ से ही रखा था। सो इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसको मैं कहूंगा कि मेरे प्रोडक्टिव स्टडी बनने में काफी हेल्प हुई, मेरी इफेक्टिव स्टडी बनने में, इफेक्टिव सिलेबस कवर करने में हेल्प हुई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता था मेरे पोटेंशियल के अनुसार कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ अभी के टाइम पे, बिकॉज मैंने काफी लेट क्लासेस ज्वाइन किए थे। सो मैंने सबसे पहले तो फाइंड आउट किया कि मुझे करना क्या है। मेरा प्रथम प्रिंसिपल था कि क्वालिटी ना कि क्वांटिटी। अब मान लो मैंने 5 मंथ में क्लासेस ज्वाइन किए, सो फॉर एग्जाम्पल 13 फेब को कोई एग्जाम होने वाला था, तो मैंने क्या किया था कि मेरी कैटेगरी तो एवरेज स्टूडेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मैं पूरा 40 मार्क्स का पढ़ के फिर एग्जाम दूंगा। मैंने क्या किया था, उसमें से भी शॉर्ट आउट किया था। यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल 13 फेब को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सर ने जितना भी सिलेबस दिया है उसका सिर्फ 50% सिलेबस ही मैं लेके चलूंगा। यानी कि मान लो सर ने 20 पॉइंट्स रखे हैं सिलेबस के, तो उसमें से मैं सिर्फ 10 पॉइंट्स का ही प्रिपरेशन करूंगा इस मेजर टेस्ट के लिए। फिर मंथ में सिर्फ 50% लेके चलूंगा। मेरी टेंडेंसी क्या थी कि 480 मार्क्स का पढ़ेंगे, उसमें से 100 मार्क्स, 125 मार्क्स आएंगे तो काफी डिसअपॉइंटिंग रहेगा। उससे बेटर तो ये है कि मैं 50% ही पढूं, बट थरोली पढूं, इफेक्टिवली पढूं, प्रोडक्टिव स्टडी करूं, जिससे 480 मार्क्स, सॉरी 240 मार्क्स का मैं पढ़ रहा हूँ, बट मेरा स्कोर अगर 200 प्लस रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं खुद में कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा हूँ, राइट। सो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी। अब बात बनती है कि 50% सिलेबस कौन सा लेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हम सबको पता है कि मेजोरिटी ऑफ प्रश्न संहिता के ऊपर आते हैं, तो मैंने क्या किया था कि फेब के 13 तारीख को जो भी एग्जाम होने वाला था, जिसमें मेजर संहिता में से यानी कि बृहत्तरीज में से जो भी सिलेबस सर ने आने वाले एग्जाम में रखा है, उसके चैप्टर्स को सबसे पहले शुरुआत के 4-5 दिनों में उनके ऑडियो सुनते हुए, नोट्स रीड आउट करते हुए मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करता था। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा बृहत्तरीज, चरक, सुश्रुत, वाग्भट का जितना भी सिलेबस है उनके चैप्टर्स कवर करता था। उसके बाद लघुत्रेस, लघुत्रेस में से कश्यप संहिता, जिसको मैंने स्टार्टिंग से हाथ में रखा था, बिकॉज मैंने मेरे पढ़ाई में कभी लघुत्रेस में कश्यप संहिता को काउंट ही नहीं किया, बिकॉज कश्यप संहिता का इतिहास रह चुका है कि 2021 में इनके ऊपर 7 से 8 प्रश्न आ चुके थे। सो मैंने उनको, कश्यप संहिता को उतना ही वेटेज दिया जितना मैंने बृहत्रेज को देने का सोचा था। सो बृहत्रेज में से तीनों संहिता, लघुत्रेज में से कश्यप संहिता। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में मैंने हर बार सर से यही सुना था कि डीजी और रसशास्त्र, ये दोनों संप्लवनशील पदार्थ है, यानी सब्जेक्ट है। मतलब ये दोनों वोलाटाइल सब्जेक्ट है, इनको स्टार्टिंग से ही हाथ में लेके चलना है। तो मेरा क्राइटेरिया फिक्स था। बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ू कि नहीं पढ़ू मुझे नहीं पता, बट इन दो सब्जेक्ट्स को, डीजी और रसशास्त्र, इनको मैंने स्टार्टिंग से ही हाथ में लेके चला। नेक्स्ट उसके बाद बात बनती है गोविंद पारिक के बुक की। तो मैंने क्या किया था, मान लो आने वाले एग्जाम के लिए सर ने गोविंद पार्क में से एनाटॉमी के पेजेस रखे, पैथो के पेजेस रखे, भेय संहिता रखी, हरि संहिता रखी, तो मैंने कभी सबको इकट्ठा पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें तो पता है गोविंद पारिक में से हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया था, आने वाले एग्जाम के लिए सिर्फ मैं ईएनटी सर्जरी के पेजेस ही पढ़ूंगा, उसके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं पैथो के नोट्स पढ़ूंगा, उसके आने वाले नेक्स्ट के लिए एनाटॉमी पढ़ूंगा, फिर हरिता, फिर भेद। मैंने खुद के हाथों से खुद के लिए कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, मैंने थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा गोविंद पारिक भी अच्छे से बना। और उसके बाद लास्ट अगर कोई पॉइंट की बात करी तो मैं यही कहूंगा, अपने कॉलेज, अपने क्लासेस के पिलर, अपने क्लासेस का कोर, एमआरआई नोट्स, मिक्स्ड रैंडम और आईएमपी नोट्स, इनको मैं स्टार्टिंग से ही हाथ में लेकर चलता था। आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस मैं तो यही कहूंगा, जिस स्टूडेंट ने काफी लगन से इन तीनों नोट्स को पढ़ा है तो ऑब्वियसली उसका स्कोर 50% प्लस ही होगा। 240 मार्क्स के ऊपर मार्क्स उसके सिर्फ इन तीनों नोट्स से ही आ जाएंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी, 480 मार्क्स का पढ़ते हुए फिर उसमें से 125 मार्क्स लेके डिसअपॉइंट होने से बेटर यही है कि मैं 50% ही पढ़ूं। जैसे कि मैंने कहा 50% वो मैंने फेब में रखा, तो मार्च महीने में थोड़ा सा मैंने मेरा प्रिपरेशन का साम्राज्य बढ़ाया, वहां पे मैंने 60% सिलेबस कवर करने के लिए सोचा। वहां पर मान लो मैंने 260 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो 220 प्लस लाने की एक्यूरेसी रखने की कोशिश करता था, जिससे मेरी प्रोडक्टिव स्टडी होती थी, फर्स्ट थिंग। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए
तो ये प्रश्न बनता है कि जो 50% छूट रहा है उसका क्या। एक्चुअल में मुझे भी लगता था कि 50% छूट रहा है उसका क्या, बट सही मानो तो अपना 50% बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। बिकॉज जो मेजर संहिता के एक्स्ट्रा पॉइंट्स के नोट्स है, वहां पे कहीं ना कहीं वो छूटा हुआ पोर्शन इंक्लूड होता था। साथ ही साथ में हमारे नोट्स जब पढ़ते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं वो छूटा हुआ पोर्शन में से बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे हम पढ़ने में आते थे, जिसकी वजह से मैक्सिमम या 10 या 20% ही पोर्शन हमारा छूटता था, बाकी सब तो कवर होता था। तो जैसे कि आपके प्रश्न का आंसर मेरा यही है, थोड़ा थोड़ा करते हुए मेरा साम्राज्य मैंने बढ़ाया, और हमेशा मैंने प्रोडक्टिव स्टडी के ऊपर फोकस किया, ना कि क्वांटिटी के ऊपर कि मुझे इतना करना है। सो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी थी मेरी। बहुत अच्छा कहा आपने कि हमें हमेशा अपने प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज वर्क्स एंड यू आर अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दैट। सर डॉक्टर संदीप, आपका जो यूजी है वो कर्नाटका से हुआ है, वहां पे जो आंसर हाँ। राइटिंग का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश में रहता है, तो मराठी में क्लासेस आपको जमी थी क्या? जी मैं बिल्कुल, इस बात का संदेह मुझे भी था क्लासेस ज्वाइन करने के पहले, क्योंकि कर्नाटका में अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी यूजी के आंसर राइटिंग का मीडियम इंग्लिश मीडियम होता है। सो वहाँ पे मैंने यूजी की प्रिपरेशन के टाइम पे हिंदी या फिर इंग्लिश की कंपाइल्ड बुक्स पढ़ के मेरा यूजी का प्रिपरेशन किया था। सो मुझे डाउट था कि यहाँ पे क्लासेस ऑडियोज ये जो है मराठी में, तो कैसे क्या होगा। बट टू बी फ्रैंक, मेरा जेन्युइन आंसर ये है कि विद इन 1 वीक में क्लासेस के साथ फुल्ली अडप्ट हो गया, कंफर्टेबल हो गया। बिकॉज मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़े, हमारे ब्रेन में वो हमारी मदर टंग में ही इम्प्रिंट होता है। और लैंग्वेज कभी आपके नॉलेज के लिए बैरियर बन सकती है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इसका एक उत्तम उदाहरण बोले तो मैं यही कहूंगा कि अपनी क्लासेस के लास्ट ईयर के स्टूडेंट डॉक्टर तंजीम शेख, जिनका ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 37 था, जिनके मैंने सक्सेस स्टोरी में पढ़ा था कि उन्होंने उनको मराठी का एक वर्ड भी समझ नहीं आता था, इवन दो ऑडियो सुनते थे। और उनका प्लस पॉइंट यही था कि उन्होंने लास्ट तक प्रोसेस में बने रहे, जिनकी बदौलत वो आज के डेट में अय्या में पंचकर्मा डिपार्टमेंट में कार्यरत है। सो कभी लैंग्वेज आपके नॉलेज के लिए बैरियर नहीं बनेगा ऐसा मुझे तो लगता है। सो बिल्कुल मुझे क्लासेस जमी थी। ओके। अच्छा डॉक्टर संदीप, और एक सवाल आता है कि हमें जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए या फिर संहिता ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए? जी मैम बिल्कुल, इसका आंसर तो ऑब्वियसली संहिता ओरिएंटेड ही स्टडी हमें करनी चाहिए। इसके दो रीजन है मेरे पास। फर्स्ट रीजन, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट संहिता का कंपाइल्ड किया गया एक आउटपुट, राइट। फॉर एग्जांपल, एनाटॉमी की बात करें, फिर रचना शरीर। रचना शरीर क्या है? चरक शारीर, सुश्रुत शारीर, अष्टांग शारीर, या फिर अन्य कोई संहिता के शारीरिक स्थान से उस कंसेप्ट के ऊपर जो भी कंटेंट मिला है उसका कंपाइल्ड फॉर्म एक सब्जेक्ट है। तो किसी आउटपुट को पढ़ने से बेटर हम सोर्स को ही पढ़ेंगे तो हमारी स्टडी थोड़ी सी बेटर हो सकती है। इसलिए हमें समिति ओरिएंटेड पढ़ाई रखनी चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में संहिता के ऊपर, संहिता के रेफरेंसेस के ऊपर एक या दो प्रश्न बनते ही है। जैसे कि मेरे टाइम की बात करूँ, 2023 में एक प्रश्न आया था, रेवती ये जो अध्याय है काश्यप संहिता में, वो किस स्थान में से पूछा है, किस स्थान में मेंशन है। तो जिस स्टूडेंट ने संहिता सॉरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई की, उनको इसका आंसर शायद ही आया होगा, बिकॉज उन्होंने रेवती का पूरा कंटेंट तो समझ लिया था, बट उसका स्थान शायद ही पता होगा किसी एक दूसरे को। बट जिसने काश्यप संहिता के थ्रू उसको पढ़ा था, उनके तो दिमाग में तो यही क्लिक करेगा, रेवती यानी रेवती कल्पाध्याय, रेवती कल्पाध्याय यानी कल्पस्थान। सो जिनकी पढ़ाई संहिता ओरिएंटेड रहेगी उनके लिए काफी बेटर रहेगा ये। सो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ऑब्वियसली संहिता ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। उसका और एक उत्तम उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैं मेरे रूममेट के साथ जब पढ़ता था, उसके क्लासेस किसी अलग प्लेटफॉर्म से थे, वहां पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस थे उसके। सो जब हम डिस्कशन के लिए बैठते थे, अगर मान लो कभी डिस्कशन के दौरान मैंने उसको कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैंने उसको पूछ लिया कि अस्थि शूल या फिर संधि शूल कहाँ से रेफरेंस, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसके वाणी से मुझे यही सुनने को मिलता था कि इसका रेफरेंस तो फिजियोलॉजी है, शरीर क्रिया है। तो मुझे हमेशा चिंता होती थी कि किसी सब्जेक्ट को किसी का रेफरेंस कहना कितना उचित रहेगा। अगर वही प्रश्न मुझे कोई पूछता तो मेरे दिमाग में कुछ अलग ही फाइल खुली हुई रहती थी। फॉर एग्जाम्पल कि इसका रेफरेंस शायद चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर की अंत शीर्षी अध्याय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां से हो सकता है, या फिर सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर दोष धातु मल वृद्धिक्षय लक्षण वहां से हो सकता है, या फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 11वां 12वां चैप्टर वहां से हो सकता है। यानी कि ये आपको तभी आ जाएगा जब आपकी संहिता ओरिएंटेड स्टडी रहे। अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, संहिता ओरिएंटेड क्या होता है, तो मैं फाइनल कंक्लूजन यही बोलूंगा कि क्लासेस को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। ये मेरे 6 महीने के अनुभव के अनुसार मैं कह रहा हूँ, बिकॉज अपने क्लासेस फुल्ली संहिता बेस्ड है, संहिता ओरिएंटेड है। अगर आपने क्लासेस को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने संहिता ओरिएंटेड ही पढ़ाई रखी है। ओके। जैसे आपने कहा कि हमें संहिता ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए, तो अब मेरा अगला सवाल आता है कि संहिता की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जी मैम बिल्कुल, ये काफी यूनिक प्रश्न है। हर कोई कहता है कि संहिता को पढ़ना चाहिए, संहिता में से मेजोरिटी ऑफ प्रश्न आते हैं, 60 to 70% संहिता में से पूछते हैं, तो संहिता को पढ़ना कैसा। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ अलग थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, शायद सुनते समय
में काफी लोगों को थोड़ा सा ऑड भी लगेगा, अभी तक सभी टॉपर से उन्होंने यही सुना होगा कि संहिता को स्ट्रिक्टली संहिता से ही पढ़ना है। जी बिल्कुल, मैं भी उसी का समर्थन करता हूँ कि संहिता को स्ट्रिक्टली संहिता से ही पढ़ना है। बट अगर मेरी बात की जाए तो मैंने कभी मेरे यूजी टाइम पे संहिता को संहिता में से नहीं पढ़ा था। टू बी फ्रैंक, मैंने कंपाइल्ड बुक से ही संहिता को रेफर किया। सो जब यहाँ पर प्रिपरेशन के दौरान फेब मंथ में जब मैंने संहिता खोल के देखी तो मुझे लगा कि शायद ये मुझसे होगा नहीं। फिर मैंने एक बार सर के नोट्स देखे तो मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इजी लगा, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ वाइज लिखा था और काफी कुछ इजी लैंग्वेज था, विजुअल मेमोरी बन पा रही थी नोट्स में से। और मुझे इतना पता था कि अगर सर के नोट्स में कोई पॉइंट अगर जो संहिता में सर के नोट्स में नहीं है तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है। और मेरा सेकंड नंबर का प्रिंसिपल तो रेडी था कि मुझे मेजोरिटी ऑफ प्रश्न के साथ की एक्यूरेसी बढ़ानी है, ना कि मुझे रेयर प्रश्न के साथ खेलना है। तो मैंने सर के नोट्स में से पूरी संहिता को पढ़ा, चाहे वो बृहतरीज रहे चाहे वो लघुतरीज। हाँ, जिनका यूजी प्रिपरेशन में संहिता से प्रिपरेशन किया है बिल्कुल उनको संहिता ही पढ़नी चाहिए, ओरिजिनल संहिता में से। अब बात बनती है कि संहिता को पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने संहिता की पढ़ाई कुछ तोड़ तोड़ के की थी, क्योंकि एक साथ संहिता देखेंगे तो काफी बड़ी और काफी हेवी है। तो मैंने क्या किया था, तो मैं इसके लिए मैम को रिक्वेस्ट करूंगा उस स्लाइड शेयर करने के लिए, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि जैसे संहिता को मैंने तोड़ा तो मेरे सामने दो नाम सामने, बृहतरीज लघुतरीज। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो पता चला कि बृहतरीज के ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते। फिर मैंने बृहतरीज को तोड़ा तो तीन नाम सामने, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, यानी कि अष्टांग हृदय वगैरह। तो अब ये जो सीक्वेंस बन रहा है चसु वाक का, ये भी इनके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के प्राधान्य के अनुसार ये सीक्वेंस है, चसु वाक, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। फिर मुझे इतना पता चला कि चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, वाग्भटाचार्य, इन तीन व्यक्ति से मुझे अच्छे से परिचित होना पड़ेगा, तब मेरा काम बन सकता है। तब मैंने क्या किया, प्रथम प्राधान्य चरक संहिता। फिर मैंने चरक संहिता को लिया, चरक संहिता को तोड़ा। चरक संहिता को तोड़ने के बाद मुझे स्थान मिले। फिर उन स्थानों को मैंने प्राधान्य के अनुसार प्रीवियस ईयर में किस स्थान के ऊपर कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार एक फ्लो चार्ट बनाया, संप्राप्ति के अनुसार, संप्राप्ति के जैसा, जिसमें जिसमें मुझे पता चला कि चिकित्सा स्थान को पे ज्यादा प्रश्न है तो उसको प्रथम प्राधान्य, उसके बाद सूत्र स्थान, फिर विमान स्थान, फिर सिद्धि स्थान, फिर शारीर स्थान, फिर निदान, फिर कल्प, फिर इंद्रिय। तो अब बात बनती कि इसका फायदा कब हुआ, जब मेरे पास आखिरी के 3 घंटे बचे थे और मेरे पास दो स्थान पेंडिंग थे रिवीजन के, चरक सिद्धि और चरक इंद्रिय। तो मेरी तो स्ट्रेटेजी फिक्स थी, फर्स्ट प्रिंसिपल की मुझे क्वालिटी देखनी है ना कि क्वांटिटी देखनी। तो मैं उस 3 घंटे को ऐसे डिवाइड नहीं करूंगा कि 1.5 घंटा सिद्धि पढ़ू 1.5 घंटा इंद्रिय पढ़ू। मैंने मेरे फ्लो चार्ट को देखा, मुझे पता चला कि चरक सिद्धि के ऊपर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं और चरक इंद्रिय के ऊपर एक ही प्रश्न बनता है। तो उस टाइम पे मैंने उन 3 घंटों को चरक सिद्धि पढ़ने के लिए यूटिलाइज किया, जिसका मुझे फायदा भी हुआ। मेरी जो संहिता के प्रति का अप्रोच था वो उनके ऊपर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस स्थान के ऊपर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अनुसार मैंने उधर उतना टाइम देना उचित समझा। जैसे कि मैंने कहा संहिता को तोड़ा तो बृहतरीज मिले, लघुतरीज मिले। बृहतरीज को तोड़ा तो फिर पता चला चरक सुश्रुत वाग्भट है। फिर चरक संहिता को तोड़ा तो स्थान मिले। अब इनका स्थान का एक प्राधान्य वाइज सीक्वेंस लगाया तो उसके बाद पता चला कि अब स्थान तोड़ेंगे तो चैप्टर्स मिलेंगे। अब प्रश्न बनता है कि चैप्टर्स का भी कोई प्राधान्य है क्या। तो इसके लिए चैप्टर्स का प्राधान्य समझने के लिए आपको ऑडियो लेक्चर सुनना जरूरी है। जब आप ऑडियो लेक्चर सुनोगे तभी पता चलेगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना प्राधान्य है। और जैसे कि मैंने अभी फ्लो चार्ट कहा चरक संहिता का, यही सुश्रुत संहिता के लिए नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा चेंज होगी स्ट्रेटेजी। वहां पे सूत्र स्थार को प्राधान्य है, उसके बाद वहां पे शाला के तंत्र यानी कि सुश्रुत उत्तर को प्राधान्य है, फिर सुश्रुत शारीर को, फिर निदान को, फिर चिकित्सा को, वहां पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज होगी। तो मेरा कहने का इंटेंशन यही है कि संहिता को मैंने किस पोर्शन के ऊपर कितने प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी है या फिर पिछले साल में पूछे गए हैं उसके अनुसार मेरा कितना टाइम देना चाहिए वो मैंने डिसाइड किया था। और संहिता के प्रति मेरा कुछ अप्रोच ऐसा था जिसको मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ना ही काफी उचित समझा और इजी भी लगा मुझे। ओके, दैट्स अ रियली नाइस स्ट्रैटेजी और इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क rather देन हार्ड वर्क। आपने संहिता को पढ़ने का इतना अच्छा तरीका बताया, इसी के साथ हमें मॉडर्न सब्जेक्ट की तैयारी करने का भी तरीका बता दीजिए। जी मैम बिल्कुल, मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जैसे सभी स्टूडेंट्स सर के क्लासेस को, सर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वैसे मैंने भी ब्लाइंडली फॉलो किया था। अब मैंने किया क्या कि मैंने सर के आवाज से, मुझे सर के ऑडियो में से कहीं ना कहीं एक सेंटेंस सुना था कि आयुर्वेदा जितना वास्ट है उतना ही मॉडर्न वास्ट। तो मेरे दिमाग में तो क्लिक कर गया कि मेरी स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि मुझे क्वालिटी देखनी ना कि क्वांटिटी। 1 साल के आइडियल पीरियड में आयुर्वेदा कंप्लीट करो, फिर मॉडर्न कंप्लीट करो, ठीक है रीड तो कर लेंगे लेकिन उसको रिटेन कर पाएंगे क्या एग्जाम तक, ये सबसे बड़ी बात है। सो मैंने क्या किया था उस टाइम पे कि सर ने कहा कि दोनों वास्ट है तो ठीक है, मॉडर्न वास्ट है तो मुझे क्वांटिटी नहीं देखनी, मुझे सिर्फ क्वालिटी देखनी है, मुझे सिर्फ क्वालिटी वाला ही मॉडर्न पढ़ना है क्योंकि मेरे पास तो टाइम बहुत ही कम है। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मुझे क्वालिटी मिलेगी कहाँ, तो मुझे क्वालिटी मिली सर के एनाटॉमी के नोट्स में। मैंने मॉडर्न का क्या पढ़ा वो पहले मैं बताऊंगा। मैंने एनाटॉमी के 5 सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 सीरीज के सभी ऑडियोज लेक्चर सुने, उनके नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद गायनेक के चारों सीरीज के सभी ऑडियो सुने, चारों सीरीज के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए। मैंने अगर नोट्स में से कुछ पढ़ा हो तो वो एनाटॉमी के नोट्स, गायनेक के नोट्स मॉडर्न के लिए। उसके बाद मॉडर्न कहाँ से पढ़ा,
तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में सर ने मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल सुश्रुत शारीर स्थान का सेकंड चैप्टर है शुक्र शोणित वाला, तो वहां पे सर ने मॉडर्न में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में शुक्र के बारे में यानी कि स्पर्म और ओहम के बारे में मॉडर्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं। तो मैंने जहां जहां पर मुझे ऐसा मिलता गया, फॉर एग्जांपल वृद्धि निदान है सुश्रुत निदान में, तो वहां पे सर ने हर्निया के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट में मेंशन किया, जिसके ऊपर इस साल प्रश्न भी आया था, जो मेरा आंसर सही भी हुआ। सो जहां पर सर ने एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन किए, मुझे तो इतना पता था कि सर ने सर के पेज में नोट्स में अगर इसको इतनी जगह दी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। फॉलो करना ब्लाइंडली, इसका मतलब यही है कि जो लिखा है ना वो अपने लिए गीता है, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने ये करने की कोशिश की, एनाटॉमी के नोट्स, गायनेक के नोट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मुझे जितना भी मिलता गया वो पोर्शन। उसके साथ मैंने मेरे तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया था। वो मैंने क्या किया था कि जैसे सर के एप्लीकेशन में एक बुकमार्क नामक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर हम खुद का एक फोल्डर बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उस बुकमार्क नामक फैसिलिटी में मॉडर्न पोर्शन करके एक फोल्डर बनाया। तो मैं जो जितने भी टेस्ट सॉल्व करता, चाहे मिसलेनियस टेस्ट हो, चैप्टर वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो, शॉक टेस्ट हो, शॉक टेस्ट इन द सेंस सरप्राइज टेस्ट, या फिर मॉक टेस्ट हो, जहां पर भी मुझे प्रश्न मॉडर्न का मिलता, मैं वहां से उसको उठाता था, इस मॉडर्न पोर्शन वाले फोल्डर में डंप करता था, जिसकी वजह से मेरे पास क्वालिटी वाले प्रश्न का संग्रह बन गया। और हफ्ते में या फिर 15 दिन में मैं एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करता, जिससे मुझे ये फायदा हुआ अंत के दिनों में कि प्रश्न पढ़ते ही ऑप्शन बिना देखे ही मुझे आंसर भी याद आता था, और कभी कभी ये भी याद आता था कि इसका आंसर सर के एप्लीकेशन में सी नंबर पे है, बी नंबर पे है, तो ये रिवीजन से आ जाता। तो मैंने मॉडर्न को क्वालिटी वाइज पढ़ना उचित समझा, ना कि क्वांटिटी वाइज, बिकॉज उतना कर पाना तो बिल्कुल मुश्किल है, और सर ने ऑलरेडी कहा है कि उतना ही वास्ट है। तो मैंने सिर्फ क्वालिटी ढूंढने की कोशिश की, और क्वालिटी कहाँ पर मिली, तो सर के नोट्स में मिली, और सर के एप्लीकेशन में जितने भी एमसीक्यू थे मैक्सिमम मैंने ट्राई किए सॉल्व करने के और उनको कलेक्शन के फॉर्म में बनाने के लिए। तो मेरे मॉडर्न के प्रति का अप्रोच कुछ ऐसा था। ओके। अच्छा डॉक्टर संदीप, आयुर गाइड में अजीत पाटिल सर के अलावा जो बाकी फैकल्टी है उनके जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा? जी बिल्कुल। सर के क्लासेस ज्वाइन करने के पहले मैंने सर के कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, तो वो देखने के बाद मुझे सर का पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव लगा। लेकिन प्रश्न यही बना कि क्या सभी सिलेबस सर ही पढ़ाएंगे या फिर और भी कोई टीम है। जब मेरी 23 जनवरी को सर से बात हुई, तो मैंने ये प्रश्न सर से भी पूछा था कि सर आप ही पढ़ाते हैं या फिर और भी कोई टीम है। तो सर ने मुझे उस टाइम पे एक मैम का नंबर दिया था, जिनका नाम लेने में आज मुझे बड़ी खुशी होगी, बिकॉज उस टाइम पे उन मैम ने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया कि जिनकी वजह से मैं सर से जुड़ पाया और आज यहाँ तक पहुंच पाया। तो डॉक्टर सबा कलंदर मैम, जिनका अभी के टाइम पे प्रसूति डिपार्टमेंट में उस्मानाबाद में पीजी चल रहा है, तो मैम ने तो मुझे इतना ही कहा था कि मेजोरिटी ऑफ प्रश्न तो सर, सॉरी पोर्शन तो सर पढ़ाते हैं, बिकॉज सर का पढ़ाना सभी स्टूडेंट को अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो कि भी रिमेन पोर्शन है, रिस्पेक्टिव बाकी जो भी मैडम या फिर सर पढ़ा रहे हैं, वो भी उनके लेवल पे इतना बेस्ट पढ़ाते हैं कि तुम्हें कभी लगेगा नहीं कि तुम किसी कंसेप्ट से चूक रहे हो या फिर कोई कंसेप्ट समझने में तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है। और फाइनली जो भी अदर टीचर उस ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, वो तभी अपने एप्लीकेशन में ऐड होता है, अपलोड होता है, जब उसके ऊपर पाटिल सर की मोहर लगती है। पाटिल सर की मोहर इन द सेंस, पहले पाटिल सर सुन लेते हैं, उसके बाद ही वो अपलोड होता है। अब जब पाटिल सर की मोहर लगती है तो कोई संदेह करने वाली बात तो बनती नहीं। और मेरा जेन्युइन आंसर भी यही है आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, कि एवरी टीचर इज द बेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। हर कोई उनके लेवल पे काफी आसान तरीके से जनरल एक्टिविटीज से कोरिलेट करते हुए पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो एवरीवन इज द बेस्ट इन आवर राइटिंग। बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा, हमारे आयुर्वेद में सब ऑडियो क्लासेस है, तो आपको ऑडियो क्लासेस का कितना फायदा हुआ? मैम मैं तो यही कहूंगा कि मेरे पढ़ाई को बेहतर से अगर बेहतरीन बनाने में किसी चीज का रोल है, तो उसका प्रथम प्राधान्य मैं ऑडियो लेक्चर्स को देना चाहूँ। वैसे देखा जाए तो ऑडियो लेक्चर्स के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। तो फायदे क्या है वो मैं पहले थोड़ा गिनाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा संहिता की पढ़ाई कैसे करनी, वहां पे मैंने कहा था कि संहिता को तोड़ेंगे तो स्थान मिलेंगे, स्थानों को तोड़ेंगे तो चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर का प्राधान्य तभी पता चलेगा जब आप ऑडियो लेक्चर सुनोगे। फर्स्ट सेकेंड थिंग, उस चैप्टर के हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, यानी कि लास्ट के प्रहर में एग्जाम के 10-15 दिन पहले उस चैप्टर में से क्या क्या हाईलाइटिंग पॉइंट को आपको रिवाइज करते हुए चलना है, वो भी आपको तभी पता चलेंगे जब आप ऑडियो लेक्चर सुनोगे। उस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑडियो लेक्चर सुनोगे। उस चैप्टर में से किस पैराग्राफ के ऊपर प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑडियो लेक्चर सुनोगे। और सभी स्टूडेंट का मन पसंदीदा सवाल कि इस चैप्टर में से क्या स्किप कर सकते हैं, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑडियो लेक्चर सुनोगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऑडियो लेक्चर सुनने की वजह से ही मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट्स के प्रति जो पढ़ने का इच्छा जगी, जो भी इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसका भी प्राधान्य मैं ऑडियो लेक्चर्स को ही देना चाहूंगा। अभी के टाइम पे एआईपीजीटी के कुछ एस्पिरेंट्स के व्यू से अगर देखा जाए, तो वो कुछ ऐसा देखते हैं कि मेन नोट्स ही पढ़े नहीं जा रहे, तो एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के नोट्स कब पढ़ेंगे। उनके नजरिए से वो एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स को थोड़ा सा क्लिष्ट समझते हैं। अगर उसी नोट्स को मैं मेरे नजरिए से देखूं, तो मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट द बेस्ट थे। ये द बेस्ट मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ। जनरली टॉपर्स तो सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, मैं तो बताऊंगा आज आपको कि मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा। मैंने चरक चिकित्सा नहीं पढ़ी,
टू बी फ्रैंक, मैंने लास्ट मंथ में, जुलाई मंथ में चरक चिकित्सा को पर डे एक चैप्टर करने की कोशिश की, बट वो उस प्रेशर में पढ़ना भी पॉसिबल नहीं हो, तो मैंने चरक चिकित्सा नहीं पढ़ी, मैंने पदार्थ विज्ञान नहीं पढ़ा, मैंने डीजी का फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा, मैंने रिसर्च स्टैट नहीं पढ़ा, मैंने फॉरेंसिक साइंस नहीं पढ़ा, मैंने टॉक्सिकोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने पीडियाट्रिक्स नहीं पढ़ा, मैंने शल्य तंत्र नहीं पढ़ा। अब प्रश्न बनता है कि इतना सारा सिलेबस छूट चुका तो फिर स्कोर बना कैसे? तो इसका प्राधान्य जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स के नोट्स को, एमआरआई नोट्स, क्योंकि मुझे वो उस टाइम पे पता नहीं चला, बट जब लास्ट एग्जाम में इन सिलेबस के ऊपर आए वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मेरे से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया गया, तब मुझे पता चला, वो सर की बात याद आई कि हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को हम रिस्पेक्टिव नोट्स में से नहीं पढ़ सकते, उतना पर्याप्त समय हमें शायद नहीं मिलेगा, और मुझे मिला भी नहीं। बट कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वजह से या हमारे नोट्स की वजह से मैं उन सब्जेक्ट्स के इनडायरेक्टली कांटेक्ट में था, टच में था। फॉर एग्जांपल, मैंने पदार्थ विज्ञान नहीं पढ़ा, लेकिन मिक्स्ड नोट, सॉरी हाँ, मिक्स्ड नोट्स में वादस के बारे में या फिर प्रमाणस के बारे में काफी अच्छे से मेंशन किया है। अगर सुश्रुत निदान का फर्स्ट चैप्टर देखे, सर्वभूत चिंत्य अध्याय, तो वहां पे सर ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कितने अच्छे से पदार्थ विज्ञान के बारे में मेंशन किया है। मुझे उस टाइम तो पता नहीं चला, ये 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैंने भले ही इनको नहीं पढ़ा, फॉरेंसिक साइंस को नहीं पढ़ा, लेकिन फॉरेंसिक साइंस के ऊपर मिक्स्ड नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किया गया था। सो कहीं ना, मैंने योनि व्यापक नहीं पढ़ा, बट योनि व्यापक कहीं ना कहीं चरक और सुश्रुता का ओपिनियन आईएमपी नोट्स में लिखा गया है। तो मुझे फायदा ऐसे हुआ। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने ऑडियो लेक्चर सुने, उसकी वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने क्यों जरूरी है वो पता चला, और इतना सारा सिलेबस छूटने के बावजूद भी आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया बिकॉज ऑफ ऑडियो लेक्चर्स। और एक डिसएडवांटेज स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि ऑडियो लेक्चर्स का, जो मुझे भी लगता था, कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा जाता है ऑडियो लेक्चर सुनना। बिल्कुल, मुझे भी लगता था कि शायद मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ ऑडियो लेक्चर सुनने में। बट मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा चरक विमान स्थान छूट चुका था। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, कि टाइम तो आई थिंक मैंने मई के एंड में कुछ चरक विमान को हाथ में लिया था, तो मैंने सोचा कि अब डायरेक्टली ऑडियो पढ़ के उसके बाद नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम जाएगा, उससे बेटर मैं डायरेक्टली नोट्स पढ़ लेता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया खुद से पढ़ने के लिए, रस विमान मैंने पढ़ लिया, 2 घंटे में कुछ रस विमान मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरा स्कोर कुछ 37% ही बना। तो देखते मुझे काफी दुख हुआ कि मैंने 2 घंटे दिए इस चैप्टर को, काफी कंसंट्रेशन से पढ़ा, इवन दो मेरा स्कोर इतना कम कैसे क्या आया। बट मैंने फिर क्या किया, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की, मैंने उसी स्थान का सेकंड चैप्टर, त्रिविध कुक्षी अध्याय, उस अध्याय के पहले ऑडियो सुन लिए, ऑडियो के साथ नोट्स भी देखे, फिर ऑडियो खत्म हुए उसके बाद खुद से एक बार प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उस चैप्टर के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। तब उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे मेरे एक्यूरेसी 80% बने, 81% कुछ मेरे मार्क्स बने। तो मुझे उस टाइम में पता चला कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम को ऑडियो के जरिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर किसी सब्जेक्ट को या फिर किसी कंसेप्ट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो पहले आप, अगर जिसने उस सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को समझा है, उससे अगर आप सुन लोगे, उसके बाद पढ़ोगे, तो शायद वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी याद में रहेगा, और आपके लिए वो बेटर भी स्टडी मानी जाएगी, काफी अंडरस्टैंडिंग आपकी गहरी होगी। तो मेरे हिसाब से तो ऑडियो लेक्चर्स के मैंने तो कुछ ही, चंद ही कुछ बेनिफिट्स बोले, इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। तो ऑडियो लेक्चर बिल्कुल स्किप नहीं कर रहे आप, आपका टाइम वेस्ट नहीं, आपका टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑडियो लेक्चर सुनना ही सुनना है। बहुत सही बात कही आपने। और जब आप क्या स्किप कर सकते हैं ऑडियो लेक्चर्स को सुन के, ये सबसे बड़ा बेनिफिट एक्चुअली इसका। अच्छा, आपने पीजी प्रिपरेशन के लिए आयुर गाइड को ही क्यों चुना? जी मैम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि लास्ट ईयर भी मैंने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन किए थे, किसी अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ा था, तो चांसेस तो यही थे कि शायद मैं इस बार भी उसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाता। बट इस बार मैंने क्लासेस ज्वाइन करने के पहले, जैसे कि हर कोई स्टूडेंट करता है, मैंने खुद का एक एनालिसिस किया था। तो मेरे एनालिसिस में कुछ मैंने ऐसे देखा था कि जैसे जब से एआईपीजीटी का एग्जाम होता है, तो सबसे ज्यादा रैंकर्स कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर मिला कि महाराष्ट्र स्टेट से मिलते हैं, टॉप रैंकर्स में से ज्यादातर बच्चे महाराष्ट्र के होते। तो फिर मैंने ट्राई किया एनालिसिस के तौर पे कि महाराष्ट्र में ही क्यों मिलते। तब मैं काफी सचेत अवस्था में सेंटेंस को बोलने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में इसलिए मिलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र को डॉक्टर अजीत पाटिल नाम से एक ब्रांड, एक अनुभव का भंडार मिल चुका है, जिसके बलबूते पे आज एवरेज से एवरेज स्टूडेंट उसकी कामयाबी की तरफ पहुंच जाता है, उसके सक्सेस की तरफ पहुंच जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। सो ये एक रीजन था। उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि सक्सेस को पाना डिफिकल्ट है, बट उस सक्सेस के मुकाम पर लॉन्ग टर्म तक बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन काम है। अगर सर की बात की जाए तो मेरे एनालिसिस के अनुसार सर के क्लासेस कुछ 2010-2011 से शुरू हुए। सो सर जब से राइज हुए, तब से सर के रिजल्ट के किरणों की इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। अगर इस साल का भी रिजल्ट देखे तो टॉप 100 में 30 स्टूडेंट सर के हैं। अगर इतना रिजल्ट अगर कोई दे पा रहा है तो मेरे लिए तो वही प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगा। और साथ ही साथ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उस 6 मंथ में
कि रात को 2 बजे 3 बजे पढ़ते समय जब हमें नींद की झपकी आती थी तो उस समय मोबाइल बजता था, कोई मैसेज दिखता था आयुर्वेद के एआईपीजीटी के उस व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ओपन करके देखा तो पता चलता था कि पाटिल सर वहां से भेज रहे हैं कि अभी हमने ये ऑडियो ऐड किए हैं, अभी ये सरप्राइज टेस्ट ऐड किया है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो लगता था कि जिस इंसान को अभी कोई एग्जाम देनी नहीं, फिर भी उनका परिश्रम रात के 2 बजे 3 बजे चालू है। अब इतना डेडिकेशन कहाँ पर मिल सकता है मुझे? और मुझे लगता था कि यार मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए तो यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने सोचा कि आयुर्वेद मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सर का जी। परिश्रम ही है कि आज आप जैसे सभी क्या? स्टूडेंट्स इतना अच्छा सक्सेस पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में से अभी हमें आने लगा है। जी। अच्छा, आपने क्लास के नोट्स के अलावा और कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी? जी मैम, एक्चुअली मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ कि एक तो अपने खाली थाली में देखो, जितना परोसा गया है उसी के ऊपर ध्यान दो। अगर दूसरे की थाली देखते रह जाओगे तो अंत में भूखा ही रहना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि मैंने जितने सर के नोट्स थे उतना ही फॉलो किया था। मेरा सेकंड प्रिंसिपल कि मुझे मेजोरिटी ऑफ प्रश्न के साथ खेलना है, ना कि रेयर प्रश्न। अगर सर के नोट्स में मेंशन नहीं है और उसके ऊपर प्रश्न बना तो डेफिनेटली वो रेयर होगा, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे स्टूडेंट्स के लिए ही वो डिफिकल्ट प्रश्न प्रश्न होगा। इसलिए मैंने सिर्फ सर के नोट्स ही पढ़ना उचित समझा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, लास्ट ईयर भी मैंने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम पे मुझे पढ़ना कैसे उतना पता नहीं था। तो लास्ट ईयर मैंने कुछ पदार्थ विज्ञान और पंचकर्मा के कुछ कंपाइल्ड बुक्स परचेस की थी, और उसमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ा था। लेकिन इस साल जब मैंने सर के नोट्स पढ़े तो मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि ऐसी एक या दो कंपाइल्ड बुक नहीं, ऐसी 10-12 बुक कंपाइल्ड बुक पढ़ने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बनता है उसको सर ने सर के नोट्स में कंपाइल्ड फॉर्म में एक तैयार किया है। मैं तो यही कहूंगा कि सर के अनुभव की अगर कोई निशानी है तो सर के वो नोट्स है। इसलिए मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इतना कर लूंगा तो मेरी तो नहीं है पार हो जाएगी। इसलिए मैंने सिर्फ सर के नोट्स ही फॉलो किए। और एक बात कहूंगा कि मैंने एमसीक्यू के लिए, जैसे कि जनरली स्टूडेंट्स गोविंद पारिक की भी बुक फॉलो करते हैं, मैं मुझे तो उतना समय भी नहीं मिला, उतना टाइम भी नहीं मिला एमसीक्यू को समझने के लिए। मैंने एमसीक्यू भी सर के एप्लीकेशन में से ही सॉल्व किया, और जिसका जिसका जितना मुझे बेनिफिट हो उससे मैं सेटिस्फेक्शन में हूँ। तो मैंने सर के अलावा और कोई नोट्स को प्रेफर करना उचित नहीं समझा, उतना समय भी नहीं मिला और मुझे लगा भी नहीं कि पढ़ने की जरूरत। ओके, तो आपने जब सर के नोट्स रेफर की तो उसके साथ आपने खुद के भी नोट्स कुछ बनाए थे? जी मैम, बिल्कुल मैंने मेरे खुद के भी नोट्स कुछ बनाए थे। जैसे कि मैं सर के ऑडियो में हमेशा सुनता था कि नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम वो स्लाइड शेयर करने के लिए। सो जैसे कि सर ने कहा था कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही जितने भी नंबर सर के ऑडियो के जरिए मेरे कान में गूंजते रहे उन सबको मैंने एक सेपरेट नोटबुक में बना के रखा था। यानी कि एक 200 पेजेस की नोटबुक बनाई थी जिसके अंदर सिर्फ मैंने नंबर्स लिखे थे। जिससे मुझे फायदा ये हुआ कि एक कलेक्शन, एक भंडार मेरे पास बन चुका था। दिन में 4-5 पेज भी अगर मैं उसके रिवाइज कर लूं तो भी इनफ था मेरे लिए। और वैसे देखा जाए तो इस बार भी नंबर पे ही प्रश्न आया था। अगर इसका मनोशील के टाइप्स कितने हैं ये पूछा था, कौन से है ये नहीं, तो उसका नंबर 3 था, तो ये तो नंबर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न हो गया। तो ये हो गया। उसके साथ साथ और एक बात हुई रेफरेंस वाली, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। फॉर एग्जाम्पल यकृत को कालखंड कहा गया, तो वो किसने कहा? तो डल्लानाचार्य का ओपिनियन है। ऐसे जितने भी मुझे रेफरेंसेस मिलते गए उसका भी एक मैंने कलेक्शन बना के रखने की कोशिश की। अपने गायनेक के नोट्स में अगर आप देखेंगे तो पूरे नोट्स पढ़ोगे तब तो इजी लगता है, बट अंत में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि किस में कौन सा वीक्स था। यूजी में हाथ पैर कब दिखने लगते हैं, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से मंथ में हो जाता है। तो इसका कलेक्शन में भी मैंने स्टार्टिंग में उस वीक्स को कलेक्टिव फॉर्म में रखा था। साथ ही साथ आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं जो जो मुझे लगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने चरक चिकित्सा को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, बट सर से सर से मैंने एक बात सुनी थी कि योगास के ऊपर प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने मेरे जितने भी ऑडियो सुने थे उसमें मैंने सर के वाणी से या फिर कोई भी टीचर हो, मैडम हो, उनके आवाज में जितने भी योगा सुने उन सब का मैंने संग्रह करके पहले ही रखा था। इससे मुझे फायदा ये हुआ कि भले ही मैंने चरक चिकित्सा नहीं पढ़ी, बट चरक चिकित्सा की योगा के ऊपर अगर प्रश्न आ जाए तो मेरे पास तो क्वालिटी वाले तो योगास पढ़े हैं जिसको मैंने संग्रह करके रखा है, मैंने जिसको पढ़ा भी है। तो मैंने खुद के नोट्स कुछ ऐसे बनाए थे, और कुछ मलिंगा पॉइंट्स जो सर हमेशा कहते हैं तो वो भी मैंने कलेक्टिव फॉर्म में रखे थे। जो भी सर कहते थे कि ये मलिंगा पॉइंट है तो उसका भी मैं संग्रह करके रखता था। जिसका फायदा मुझे ये हुआ कि ये नॉलेज स्कैटर्ड फॉर्म में था जिसको मैंने कंपाइल्ड फॉर्म में रखने की कोशिश की, जिससे मुझे अंत में कम समय में उस पॉइंट को देखने में आसानी हुई। ओके। अच्छा, कभी कभी ना मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं, तो उस वक्त आप खुद को जी। कैसे हैंडल करते थे? जी मैम, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा ही मेरे मार्क्स में कम मार्क्स आते थे। मैंने क्लासेस ही बहुत लेट ज्वाइन की थी, तो मैक्सिमम मैं 10 ही एग्जाम दे पाया, जिसमें 5 मेजर टेस्ट थी और 5 मॉक टेस्ट थे। अगर आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम वो स्लाइड पीडीएफ शेयर की जाए। सो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि मेरे हमेशा ही कम मार्क्स आते रहे, और मैं मुझे कुछ ज्यादा गिल्ट भी नहीं
क्योंकि मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बताई थी, मैं सिर्फ 50% के लिए पढ़ता था। अगर मैं 240 मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी 220 टू 10 प्लस रहेगी, तो भी मैं खुश था उससे। बट बहुत बार ऐसा होता भी था मॉक टेस्ट में कि मार्क्स कम आ गए, जिसकी वजह से काफी डिप्रेशन आता था। जैसे आप देख सकते कि 8 जुलाई के एग्जाम में मेरा स्कोर आई थिंक 180 प्लस ही कुछ बना। तो वो देखने के बाद मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि जस्ट 12 दिन बाद मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला था और इतना कम स्कोर देख के मुझे काफी दुख भी हुआ। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी, जब भी कम स्कोर आता था पहले तो मैं उस स्कोर को एक्सेप्ट कर लेता था। उसके बाद मैं उस सर जैसे कहते थे वैसे मैं इस टेस्ट को सबमिट करने के बाद उस टेस्ट को एनालाइज करता था कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ पे रिवीजन की जरूरत है, और कौन सा पोर्शन मेरा छूट रहा है। इसके ऊपर मैं मेरा एनालिसिस बना लेता था। और वही दुख भरे मन से मैं मेरे रूम से बाहर निकलता था। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं आस्तिक हूँ, और मैं उसी आस्तिक वर्ड का यूज कर रहा हूँ जो भगवान पे भरोसा करते, जो हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। तो मैं आस्तिक हूँ, तो मैं क्या करता था, रूम के बाहर निकल के ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर वाले से बस एक ही बात बोलता था कि मुझे पता है कि शायद आज मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा प्लान गलत हो सकता है, बट मुझे इस बात का यकीन है कि तेरी स्ट्रैटेजी, तेरा प्लान बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, इसका मतलब बिल्कुल तूने मेरे लिए कुछ बेस्ट ही लिखा होगा। और ऐसा करके मैं मेरा जितना भी स्ट्रेस है, मेरा जितना भी डिप्रेशन है, उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेता, बिकॉज मुझे पता है कि जब अगर हमारे कर्मों में शिद्दत है तो कोई ना कोई हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, और सब चीज का बोझ हम खुद नहीं उठा सकते, बिकॉज ऑलरेडी एपीजीटी के इतने बड़े सिलेबस के नीचे हम दबे पड़े हैं। तो और बोझ नहीं उठा सकते, तो मैं कुछ बोझ उसके ऊपर छोड़ देता था। और जब रूम में आता था तो एक नई एनर्जी के साथ, एंथुजियास्टिक बैक में एनर्जी में रूम में एंटर करता था, और नए मेजर टेस्ट के लिए एक नई एनर्जी के साथ प्रिपेयर करता। सो मेरा स्ट्रेस फैक्टर हैंडल करने का कुछ यही तरीका था कि मेरा स्ट्रेस मैं ऊपर वाले को छोड़ देता था, और मेरा कर्म जो भी है उसके ऊपर मैं फोकस करने के लिए ट्राई करता था। बिल्कुल सही कहते भी है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा जी। है और उसने आज आपको दिया भी है। उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेल नहीं हुई, right, आपको जो चाहिए था वो आपको मिला भी है। अच्छा, आपके यूजी का जो पूरा कॉलेज था वो ऑफलाइन बैठकर इंग्लिश हिंदी का कन्नड़ भाषा में किया, और उसके बाद पीछे हम्म, का पूरा प्रिपरेशन ऑनलाइन, वो भी मराठी में किया। तो ये डिफरेंस के हाँ। साथ आपने एडजस्ट कैसे किया? जी मैं बिल्कुल, पहले तो मैं उस लैंग्वेज की बात करूंगा जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया है, कि अगर क्लासेस मराठी में भी है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बिकॉज लैंग्वेज कभी नॉलेज के लिए बैरियर नहीं बन सकती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बात बनती है कि कॉलेज की ऑफलाइन स्टडी और यहाँ पे क्लासेस की प्रिपरेशन की ऑनलाइन स्टडी। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन दोनों को हम कभी भी एक क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, कॉलेज की पढ़ाई और क्लासेस की पढ़ाई। बिकॉज कॉलेज में हमें एक साल में 4 या 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ने पड़ते, तो वहाँ पे कॉलेज आने आने में भी आपका मान लो 4 घंटे वेस्ट हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सिलेबस। अगर वही बात ये पीजीटी प्रिपरेशन की हो, तो यहाँ पे आपको उसी 1 साल के 1.5 साल के आइडियल पीरियड में पूरा आयुर्वेदा पढ़ना है, पूरा मॉडर्न पढ़ना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 1 घंटा नहीं, एक एक मिनट की वो कैलकुलेशन रखना जरूरी है। सो इन दोनों को कभी क्राइटेरिया में तो रखना नहीं है। सेकंड थिंग कि मैंने कैसे कहा, मुझे क्या लगता है इन दोनों के बारे में, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरा रूममेट कहाँ पर, जहाँ पर भी उसके क्लासेस थे, उसके ऑफलाइन क्लासेस थे, तो मैंने खुद वो चीजें देखी है सामने, कि मैं कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स बोलता हूँ। ऑफलाइन में स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया होती है, बिकॉज वहाँ पे न्यू फ्रेंड सर्कल वगैरह बनता है। ऑनलाइन में स्टार्टिंग थोड़ी सी ओके ओके होती है, बिकॉज यहाँ पे कौन कैसे पढ़ रहा है कुछ पता नहीं होता, कुछ फ्रेंड्स नहीं होते। बट जैसे जैसे दिन चले जाते हैं, 1-2 महीने हो जाते हैं, तो ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती, यानी कि सिलेबस थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं क्या कर, मैं देखता था कि मेरा रूममेट जो 10 बजे सो रहा था रात को, वो 2 बजे सोने लगा, बिकॉज सिलेबस बढ़ गया था। तो जब रात में भले ही वो 2 बजे से उठना, तो उसको 6 बजे ही है, क्योंकि 7 बजे उसके क्लासेस है। अगर वही मेरी बात की जाए, तो मेरा फ्लेक्सिबल टाइम रखता था, क्योंकि रात को मान लो मैंने 2 बजे भी सोया, तो सुबह 8 बजे तक उठ सकता था। रात में मैंने 4 बजे तक पढ़ाई की, तो मैं 10 बजे उठ सकता था, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन होने की वजह से मैं मेरे टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर पा रहा था। ये प्लस पॉइंट मुझे ऑनलाइन क्लासेस। और एक बात मैं ये कहूंगा कि जैसे ऑफलाइन का अगर मान लो 1 साल का जो भी एडिल पीरियड हम मानते हैं प्रिपरेशन का, तो वहाँ पे हमें तीनों ऋतुओं से फेस करना पड़ता है, विंटर हो, रेनी हो, समर हो। तो मैं खुद मेरे आंखों से देखा है, जब समर सीजन में मई जून में उसके मॉक टेस्ट चलते थे, तो लिटरली वो एग्जाम देकर आने के बाद 1-2 घंटे की नींद पूरी करनी पड़ती थी उसको, इतना वो टायर्ड हो जाता था। अगर वही मेरी बात की जाए, तो मैं एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में बैठा हुआ रहता था रूम में, तो मैं जरूर अनवांटेड जो भी एनर्जी खर्च हो रही है, वो मेरे पास स्टोर थी, तो उस एटीपी को, उस एनर्जी को मैं पढ़ाई में लगा सकता था, जिसकी वजह से मेरे पढ़ाई की सिटिंग के आवर्स भी बढ़ते थे। सो मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो अनवांटेड एनर्जी खर्च हो रही है, अनवांटेड टाइम लॉस हो रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। हाँ, हालांकि ये बात टीचर्स के लिए काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज उनको 15 मिनट का लेक्चर बनाने के लिए घंटों तक बीत जाते हैं। बट स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन के जरिए काफी टाइम मिल जाता है, घर में बैठे बैठे काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है। सो दोनों का ये जो डिफरेंस रहा, जिसमें मैं ज्यादा रेटिंग, 1-2 रेटिंग ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस को देना पसंद करूँ, बाकी हर एक की चॉइस तो अलग है। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन में ना शहर का मतलब बंदिश नहीं रहता कि आप किस शहर में हैं, आप कहाँ पर है, आप नाइट पर्सन है, आप डे पर्सन है, आपको ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है। एंड
इन ऑर्डर टू जी। कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन टाइम चाहिए आप उतना पढ़ सकते हैं, तो सच में बहुत अच्छी बात होती है ऑनलाइन क्लासेस की। अच्छा, जी। आपने एग्जाम के पहले इतना जो बड़ा सा सिलेबस है उसे रिवाइज कैसे किया? सबसे पहली बात ये तो मैम, जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ कि मेरा फर्स्ट ही प्रिंसिपल था कि क्वालिटी ना कि क्वांटिटी। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे 6-7 महीने पढ़ाई शुरू किए थे, उनके कंपेयर में तो मेरा सिलेबस बहुत ही कम था। हालांकि मेरे लिए बहुत ज्यादा था, बट उनके कंपेयर में देखा जाए तो मेरा सिलेबस बहुत ही कम था। तो रिवीजन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। और मैं जो एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, जो मैं यूजी के टाइम पे ज्यादा तो प्रेफर करता था, कि योर प्रिपरेशन विल डिसाइड योर पासिंग। योर प्रिपरेशन विल डिसाइड योर पासिंग एंड योर रिवीजन विल डिसाइड योर रैंक। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका रैंक चाहिए, तो रिवीजन नेसेसरी है कि नहीं। रही बात मेरे रिवीजन की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम वो स्लाइड शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में मैंने रिवीजन का प्लान बनाया। यहाँ पे मैंने मेरा टारगेट रखा था कि फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे चरक संहिता को रिवीजन देना। तो इसमें मैंने जो मार्क किया है बस उसी के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चरक विमानन के पहले दिन पे 1 जुलाई को मैंने 1 से 4 चैप्टर लिए। चरक निदान के 1 से 4 चैप्टर लिए, उसको कंप्लीट करने की सोची। फिर अगर आप 2 तारीख को देखेंगे, तो 2 तारीख को आप देख सकते हैं कि मैंने 4 से 8 की एक चैप्टर छूट चुका था, जिसको मैंने सेकेंड डे पे कवर किया, 4 से 8 चैप्टर। और फिर निदान के भी सेम 4 से 8 कवर करने की कोशिश। फिर आप 3 तारीख को देखेंगे तो 1 से 8, फिर निदान के विमान के निदान के 1 से 8 चैप्टर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बिकॉज उस टाइम तक आपके ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है कि एक दिन में आप 8-8 चैप्टर कवर कर लेते हैं, पूरा स्थान कवर कर लेते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बारकाई से देखेंगे ना, तो आपको यही दिखेगा कि मैंने कोई नया इन्वेंट नहीं किया। मैंने क्या किया है, मेजर टेस्ट के लिए सर ने जो एग्जाम रखने का जो रिदम था, बस उसी को मैंने मेरे रिवीजन के लिए टाइम टेबल में अप्लाई किया। यानी कि सर जैसे ही नए किसी टॉपिक को टच करते हैं, उसको लेने के पहले प्रीवियस टॉपिक को कैसे छोड़ते हैं, उस हिसाब से मैंने मेरा रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाई थी। अगर आप आगे आगे देखते जाओगे, तो फर्स्ट वीक में जैसा मेरा 1 से 7 तारीख तक मेरा चरक संहिता कवर हुआ था, तो 8 तारीख से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप सुश्रुत संहिता के मैंने चैप्टर्स लेना शुरू किया था। मैंने वही किया था, उसी रिदम को फॉलो किया था जो मेजर टेस्ट के लिए सिलेबस रखते समय सर फॉलो करते थे। यही स्ट्रेटेजी थी, बाकी मैंने नहीं खुद से कुछ इन्वेंट तो नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सेंटर में देख सकते हैं कि मैंने एमआरआई नोट्स को एक घंटा, यानी कि अंतिम समय तक 3 घंटा देना, या फिर 3 से ज्यादा ही घंटे दिए हैं मैंने, उतना देना उचित समझा। और इसके ऊपर मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, जिसने लगन से काफी अच्छे से इन तीनों नोट्स को समय दिया है, पढ़ा है, उसके 50% प्लस, यानी कि 240 प्लस 250 प्लस मार्क्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा रिवीजन का शेड्यूल कुछ ऐसा था। फिर आप इस पूरी पीडीएफ में देख सकते हैं कि मैंने 15 तारीख तक बृहत्तरीज को किस हिसाब से रिवीजन देने की कोशिश की है, और अंत तक मिक्स्ड रैंडम आईएमपी नोट्स स्कोर को सेंटर में रखते हुए मेरे टाइम टेबल के कैसे हाथ में लेके चलने की कोशिश की। तो बहुत अच्छा किया, कहा कि जो रिवीजन है वो हमारा रैंक डिसाइड करता है, और जो हमारी पढ़ाई या वो हमारा जो है सक्स पासिंग डिसाइड करता है। एंड काफी। रिवीजन इज अ वेरी मस्ट, और जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, आई एम प्रीटी श्योर कि वो हमारे बाकी एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करने वाला है। सो डॉक्टर संदीप, आपका स्टडी रूटीन कैसा रहा पूरे जर्नी के दौरान? शिवम, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मैंने काफी लेट क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो मेरा स्टडी रूटीन कुछ हेक्टिक ही था स्टार्टिंग से ही, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने मैक्सिमम टाइम लॉस किया है। सो अब मैं उसके पहले, मेरा स्टडी रूटीन बताने के पहले स्टूडेंट से यही कहूंगा कि हर एक का अभी के टाइम पे करिकुलम डेली रूटीन्स अलग अलग है। कोई इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई फुल टाइम पढ़ाई को दे पा रहे हैं। सो हर एक का तो अलग अलग है। उनको उनके अंदर का पोटेंशियल समझते हुए खुद का एक रूटीन बनाना चाहिए, बिकॉज आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। इसलिए उसके बेसिस पे आपको आपका कितना सेटिंग आवर्स रखना है, कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। और बात बने मेरे रूटीन की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं काफी स्ट्रिक्ट था मेरे रूटीन के मामले में। तो जैसे कि मान लो 24 आवर्स का एक दिन मान के चलते, फॉर वन डे 24 आवर्स। सो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था, इस 24 आवर्स में से 1 घंटा मैंने खुद के लिए निकाला था। उस 1 घंटे में मैं खुद को यही समझाता था कि संदीप तो जीवित है। बिकॉज बाकी 23 आवर्स का कैसे क्या क्लासिफिकेशन था ये मैं बताता हूँ। ये जो 1 घंटा था, जिसमें मैं खुद को समझाता था कि संदीप तो जीवित है, ये 6 to 7 प्रदोष काल का, यानी कि इवनिंग के टाइम का 6 to 7 का 1 आवर होता था, जिस टाइम के दौरान मैं बाहर चाय पीने के लिए जाता था, वहाँ के लोगों से देखता था, खुद को दुनिया से परिचित करता था, और उन लोगों को देखते हुए हमेशा खुद को यही समझाता था कि एक दिन मेरा भी आएगा कि मैं भी ऐसी फ्री लाइफ जीऊंगा, कुछ महीने बाकी है बस। तो 1 घंटा मैंने खुद के लिए रखा था। और जो 23 आवर्स थे बाकी के, उसका शेड्यूल कुछ ऐसा था कि मान लो 6 to 7 में बाहर जाके आया, तो 7:30 को लाइट डिनर करता था, जिससे मेरी भूख मर जाए बस उतना ही। तो उसके बाद 7:30 से मैं मेरी पढ़ाई शुरू करता था, बिकॉज मुझे पता था यूजी के टाइम के प्रिपरेशन से कि मैं एक निशाचर प्राणी हूँ, रात में मेरी पढ़ाई अच्छे से होती है।
जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे मेरा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा हाई होता है। इसलिए मैंने क्या किया था, रात को 7:15 7:30 बजे तक थोड़ा सा डिनर कर लिया। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। 7:30 से लेके रात के 7:30 से लेके 1 या 1:30 बजे तक मेरा फर्स्ट स्लॉट होता था, जिसके दरम्यान मैं कुछ टेस्ट सॉल्व करने हो, चाहे मिसलेनियस हो, कोई चैप्टर वाइज हो, उसको टाइम देता था। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट को समय देता था। साथ ही साथ में और कुछ पढ़ना है गोविंद पारिक जैसा कोई पोर्शन तो उसको समय देता था। जैसे 1 1:30 बजा फिर थोड़ी सी भूख लगने लगती थी, फिर अगर कुछ बचा कुचा हो तो उसको खा ही लेता था। फिर उसके बाद 1:30 बजे से मॉर्निंग के 6 o'clock तक मेरा सेकंड लॉट होता था, जिसके दौरान मेरी कॉन्सेंट्रेशन तो हाई बनती थी, बिकॉज रात तो गहरी होने लगी। तो उस टाइम पे मैं संहिता को पढ़ने के लिए, संहिता के ऑडियोज पढ़ने के लिए टाइम देता था, क्योंकि वहां मेरा कॉन्सेंट्रेशन हाई बनता था। जो पोर्शन में डे टाइम में 1 घंटे में कवर कर पाता था, उसको नाइट में, मिडनाइट में मैं 15 20 मिनट के अंदर कवर करके लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाता था। इसलिए मैं रात को, ये गहरी रात संहिता के लिए यूज करता था। सो मेरा फर्स्ट लॉट था 7:30 रात के लेके 1 या 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिनर करते हुए मिडनाइट का 1:30 बजे से 6 o'clock तक संहिता का पोर्शन होता। उसके बाद 6 to 7 मॉर्निंग का, उसमें मैं स्नान करके थोड़ा सा फ्रेश होता था। थोड़ी सी एनर्जी मिलती थी, जैसे कि हम कहते हैं कि स्नानम ऊर्जा बलप्रदम। सो थोड़ी सी एनर्जी जैसे ही मिली, फिर 7 o'clock से लेके 10 o'clock तक मैं मिक्स्ड रैंडम आईएमपी नोट्स इनको समय देता था। फिर इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा फिर सेडेशन आ जाता था, बिकॉज ओवरनाइट ये इंजन चल रहा है तो थोड़ा सा लगता भी था। फिर 10 o'clock तक मैं मॉर्निंग का जितना भी टिफिन आता था उसको पूरा भरपेट खा लेता था। फिर 10 to 11 तक तो सुपाइन पोजीशन में जैसे मन करे वैसे कुछ भी पढ़ने की कोशिश करता था। तो ओवरऑल मैंने ज्यादा, तो मेरा जो रूटीन था वो नाइट का ही था। सुनने में थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बट इससे मैं कंफर्टेबल था फ्रॉम माई यूजी, इसलिए मैंने इसी को रेफर किया था यहाँ पे मेरा एक शस्त्र समझते हुए। सो फिर उसके बाद 10 to 11 थोड़ा सा ऐसे सुपाइन पोजीशन में पढ़ लिया। फिर 11 से लेके 5 6 बजे तक मैं मेरी नींद कंप्लीट कर लेता था डे टाइम। सो फिर से 6 बजे उठा, 6 से 7 बजे तक फिर दुनिया को खुद से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले जाता था। कुछ ऐसा रूटीन था जिसको मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो किया था। ये थोड़ा हेक्टिक है, बट इससे मुझे फायदा जरूर हुआ, क्योंकि इस टाइम टेबल से मैं कंफर्टेबल था। मुझे सुन के सच में बहुत अच्छा लगा, और जो काफी सारे जो नाइट पर्सन होते हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा कि नाइट पर्सन भी इतने अच्छे रैंक ला सकते हैं। एंड आपने रूटीन फॉलो किया और जी। इसके साथ आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया, हैट्स ऑफ टू यू। लास्टली आप पीजी एस्पिरेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वही एडवाइस दूंगा जो जिन पाटिल सर के एडवाइस को मैंने फॉलो किया, जिसके तौर पे मुझे ये रिजल्ट मिला। वही एडवाइस, प्रथम चीज वही पाटिल सर ने जो कही है वही पहले दोहराऊंगा, उसके साथ में मेरे तरफ से एक एडवाइस ऐड करूँ। सो पाटिल सर की एडवाइस ही पहले बोलूंगा, जिससे कि आपको सिंगल माइंडेड रहना है, यानी कि टोटल फोकस इस प्रिपरेशन के दौरान आपको सिर्फ आपके पढ़ाई के ऊपर ही रखना है, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है, इसलिए सिंगल माइंडेड रहना है। सेकेंड थिंग, आपको पेशेंस रखने हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको तुरंत 1 2 टेस्ट में नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखना है। थर्ड थिंग, रिवीजन। जैसे कि मैंने कहा, रिवीजन विल डिसाइड योर रैंक। तो आपको आपकी कितनी रैंक चाहिए उसके हिसाब से रिवीजन को आपको कितना समय देना है वो आप डिसाइड कीजिएगा। और फोर्थ थिंग, डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने कहा, मेरा जो भी रूटीन मैंने थोड़ी देर पहले बोला, इस रूटीन को मैंने 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, फरवरी से लेकर जुलाई तक फॉलो किया। 6 मंथ तक मैं उस डिसिप्लिन में रहा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंच पाया। ये 4 एडवाइस जो पाटिल सर ने दिए थे मुझे, जिसको मैंने फॉलो किया और आज यहाँ तक पहुंचा। ये इसके साथ मैं मेरे तरफ से एक एडवाइस ऐड करना चाहूंगा। वो वही जो मैं प्रीवियस कर चुका था, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आस्तिकता। थोड़ा सा आस्तिक बन के इसलिए चलिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, एआईपीजीटी का इतना सारा बोझ आप उठा रहे हैं, उसके नीचे दबे हैं, तो सब कोई मार्क्स कम भी आ जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आस्तिक बनिए, इससे आपको काफी फायदा होगा और जो भी होगा लाइफ में आपके लिए बेटर ही होगा। इसका एक एग्जांपल मैं मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ देना चाहूंगा, ये मेरे खुद के लिए काफी इंस्पिरेटिव है। अगर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो शायद उनके लिए भी इंस्पिरेशन बन जाएगा। ठीक है, मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा कि लास्ट ईयर में एलिजिबल था, 48 मार्क्स थे, तो मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था और कुछ कॉलेजेस को मैंने पर्सनली भी विजिट किया। सो एक साल पहले की बात है, नवंबर 2022। उस समय पे मैंने जिन कॉलेजेस को विजिट किया था उसमें से एक कॉलेज टीयर कॉलेज भी था। तो मैं जब वहाँ पे गया, मेरा स्कोर बोला 148 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 6536, मेरी ओपन कैटेगरी है, क्या आपके कॉलेज में मेरे लिए कोई सीट बन सकती है क्या क्लिनिकल के लिए? तो मुझे इतना पता चला वहां से बातचीत के दौरान कि उस कॉलेज में मुझे क्लिनिकल तो क्या, नॉन क्लिनिकल भी मिलना बहुत दूर की बात है। सो जब ये सुना तो मुझे काफी दुख हुआ। काफी डिप्रेशन में आते हुए, भरे हुए मन से मैं उस कॉलेज के कैंपस से बाहर आया। बट आज कहना चाहूंगा कि कॉलेज वही है, स्टूडेंट वही है, बस समय बदल गया। आज उसी कॉलेज का सर्जरी डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है, उसी कॉलेज का प्रोविजनल एडमिशन लेटर मेरे पास। समय ने मुझसे 6 महीने के लिए समय मांगा और मेरे समय के बदले में समय ने मुझे उस कॉलेज का 3 साल का समय दिया, जो मेरे भविष्य के समय को स्वर्ण समय बना सकता है।
इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो भी होगा लाइफ में बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। बस आपके दो कदम आपके साथ होने चाहिए। प्रथम पद कदम आपका समर्पण और द्वितीय आपकी स्थिरता। आपका डेडिकेशन अंत तक बना रहना है, और आपकी स्थिरता यानी कि आपको अंत तक प्रोसेस में बना रहना है, अंत तक हार नहीं माननी है। अगर इस दो कदम को साथ में लेते हुए आप चलोगे तो आपको कामयाबी कामयाबी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कामयाबी आपके एआईपीजीटी के रोल नंबर को ढूंढते हुए उस रोल नंबर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। बस इन दो चीजों को फॉलो कीजिए, समर्पण और आपका जो प्रोसेस में रहना है वो स्थिरता। बहुत अच्छा कहा आपने कि बस कॉलेज वही जी। है, स्टूडेंट वही है, बस समय बदल गया है और आज आप कॉलेज में एक सीट हासिल करके बैठे हैं। बस सब कुछ आपके समर्पण और स्थिरता का ही ये रिजल्ट है आपको। आखिर में आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके यश का श्रेय आप किसको देना पसंद करेंगे? जी मैम, बिल्कुल। प्रथमतः मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरे मामा जी, जिनका मेरे पढ़ाई में काफी सहयोग रहा है, इनके चरणों में मैं मेरा यश रखना पसंद करूंगा। बिकॉज इनके बिना मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है। और फैमिली से बाहर जाके, ब्लड रिलेशन से बाहर आके अगर देखा जाए तो मैं मेरे लाइफ के उन त्रय उपस्तंभ को वो मेरे सक्सेस का श्रेय देना पसंद करूंगा, जिनके ऊपर आज मेरा ये छोटा सा सक्सेस डोल रहा है। उसमें से प्रथम उपस्तंभ मेरे कॉलेज के, शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सभी गुरु, जिनकी वजह से मैं बीएमएस पास कर पाया और एआईपीजीटी के लिए एलिजिबल बना, वो प्रथम उपस्तंभ। द्वितीय उपस्तंभ डॉक्टर अजीत पाटिल सर, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और तृतीय उपस्तंभ डॉक्टर चेतन प्रकाश महात्मा, जिनका ना कि मेरे शैक्षणिक लाइफ में बल्कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी काफी योगदान रहा है। सो इन सभी गुरुओं के चरणों में मैं मेरा श्रेय रखना पसंद करूंगा। एंड टुडे आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम, बिकॉज ऑल ऑफ देम टुडे आई एम हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप कि आज आप हमारे साथ जुड़े। आपने अपना इतना ब्यूटीफुल जर्नी, आपका जो स्मार्ट वर्क है, इतना हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो करके लास्ट ईयर वर्सेस इस साल जो आपने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है अपने रिजल्ट में, मार्क्स में, हैट्स ऑफ टू यू। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो बाकी पीछे एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत सारा प्रेरणा मिला होगा, उन्हें मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे हम पोर्शन को स्किप करके भी इतना अच्छा रैंक ला सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।